रुबीना वैसे तो काली होती है, लेकिन उसके हॉट फिगर और कातिलाना अदा पर हर कोई एकदम फिदा होता है। चलो माँ, मैं जरा टहल कर आती हूँ। बाय। बाय बेटा। सच सवर कर रुबीना जैसे ही घर के बाहर कदम रखती है, उसके गेट पर एक लड़का लेटा हुआ होता है। ओ माय गॉड! अरे ओ निठल्ले, यहाँ मेरे घर के गेट पर क्यों फैला हुआ है तू? चल उठ यहाँ से, गर्दुल्ला कहीं का। ऐसे ना कहो हसीना, ये नाचीज अपनी हसीन अदाओं पर फिदा हो चुका है। आज अगर तुमने मुझे हाँ नहीं कहा तो मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। अरे तुम तो मेरी सपनों की रानी हो रुबीना। आई लव यू सो मच। हे भगवान! अबे ओ लंगूर, चोर मवाली लगता है शक्ल से तो तू, और बड़ा आया मुझसे नैन लड़ाने वाला। रुक जा, तेरे सर पर सवार जो प्यार का बुखार है ना, उसे तो मैं आज अच्छे से उतारती हूँ। फिर पास में पड़ी लंबी लकड़ी को उठाकर रुबीना उसे खूब मारने लगती है। अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें प्रिटी वुमन समझता था, लेकिन तुम तो एकदम एंग्री वुमन निकली। माफ कर दो मुझे, गलती हो गई रे बाबा। इस तरह से वो आदमी दुम दबाकर भाग जाता है। जब जब रुबीना गली मोहल्ले में निकलती है, सबकी निगाहें पर उसी पर होती है, और गली की सारी लड़कियां रुबीना से बहुत चलती हैं। अरे देख तो, वो रुबीना कैसे जा रही है। माँ कसम, एकदम आइटम बॉम्ब लग रही है ये तो। सच में एकदम अलग ही पीस है। वही तो, इसके कपड़े, इसका मेकअप, इसका हेयर स्टाइल और उसका चाल चलन, सब कुछ बिल्कुल दिल चीर देने वाला है। लोगों के लिए तो काला होना एकदम दुख की बात होती है, लेकिन इसने कालेपन के साथ साथ हॉट फिगर भी पाया है, जिसके चलते एकदम कमाल की दिखती है, बिल्कुल बिपाशा बासु की तरह। इसीलिए तो पूरे मोहल्ले के जवान से लेकर बूढ़े आदमी लोग इसके पीछे दीवाने बन चुके हैं। और यहाँ पर एक हमारी फूटी किस्मत है। हम रोजाना गोरे और सुंदर होने के लिए कितनी मेहनत और मशक्कत करते हैं, इतने महंगे महंगे फेस वॉश और स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी तरफ कोई भाव तो क्या, प्यार से भी कोई नहीं देखता हमें। हाँ बहन, तू एकदम सही कह रही है। इस काली रुबीना ने सब पर अपना काला जादू कर दिया है। कल्लो कही की मोहल्ले की सारी लड़कियां और औरतें रुबीना को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती हैं। फिर एक रोज जब रुबीना अपनी घर की छत पर कसरत कर रही होती है, तभी पड़ोस की विभूति उसे दूरबीन से देखने लगते हैं। क्या बात है, सुबह सुबह ही रुबीना के दर्शन हो गए। विभूति उसे बड़े आराम से देख रहा होता है कि उतने में पीछे से उसकी बीवी आकर उसे बेलन से मारने लगती है। अरे बाप रे, मर गया रे। अरे ठंड में तो लोग आलव जलाकर उसके सामने हाथ सेकते हैं, और तुम यहाँ पर सुबह सवेरे सूर्य भगवान के दर्शन छोड़कर उस काली कलूटी रुबीना के दर्शन कर रहे हो और अपनी आंखें सेक रहे हो। ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो रेशमा, मैं रुबीना को नहीं देख रहा था, सच में, तुम्हारी कसम। हाँ हाँ, खाओ मेरी झूठी कसम। वैसे भी तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं और तुम अय्याशी करने के लिए पूरी तरह आजाद हो जाओ। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो यहाँ से एक चोर जा रहा था और मैं उसी को देख रहा था। मेरे माथे पर कोई बेवकूफ नहीं लिखा है। अरे चोरों को यूं दूरबीन से तुम्हारे पिताजी ने देखा था क्या? चोर लोगों को पकड़ा जाता है। और अपनी ये बकवास भरी बातें अपने पास ही रखो। और खबरदार, जो आज के बाद तुमने उस डाइन रुबीना की तरफ फिर से आंख उठाकर भी देखा तो, वरना मैं शैतानी बिल्ली बनकर तुम्हारी ये गोल मटोल आंखें नोच लूंगी। समझे कि नहीं? हाँ हाँ, ठीक है मेरी माँ, मेरा मतलब ठीक है रेशमा। अब रेशमा गुस्से में सीधे रुबीना के घर चली जाती है और उसकी माँ ललिता और पिता तेजेंद्र को खूब सुनाने लगती है। अरे लाज शर्म है कि नहीं आपकी बेटी को? पूरे मोहल्ले में उसका नाम बदनाम हो चुका है। एक तो है इतनी काली कलूटी, ऊपर से इतने घटिया अभद्र कपड़े पहनकर निकलती है वो घर से। अरे क्या फायदा इतने अच्छे फिगर का
जब आपका नाम ही इतना बदनाम हो जाए। अपनी जबान संभाल कर बात करो रेशमा। हम रुबीना के माता पिता हैं और उसके बारे में ऐसी बकवास बातें नहीं सुनकर लेंगे। अरे उसके माता पिता हो इसीलिए मैं सीधे आपके पास आ गई, क्योंकि आपकी बेटी तो बेशर्म है। उसे समझाकर कोई फायदा ही नहीं है। अरे आज तो मेरा पति भी उसे दूरबीन से देख रहा था। अरे इतना ही नहीं, उस दिन तो शांति मौसी भी बोल रही थी कि उनके बूढ़े पति भी रुबीना पर लट्टू हो पड़े हैं। इस तरह तो आपकी बेटी इस मोहल्ले में हर एक घर तोड़ देगी। इसलिए उसे जरा समझा कर रखिए कि वो ढंग के कपड़े पहने और सबसे अच्छे से पेश आए। देखो रेशमा बहन, हमारी बेटी सबके साथ अच्छे से ही पेश आती है, क्योंकि उसे हमने अच्छे संस्कार दिए हैं और किसी के कपड़ों से उसका किरदार जांचा नहीं जा सकता। अरे रुबीना जैसी आदर्श बेटी शायद ही किसी की होगी। बिल्कुल सही कहा आपने रुबीना के पापा। और दुनिया क्या बोलती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुद की खुशी की खातिर वो कपड़े पहनती है, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद होते हैं और उन कपड़ों में वो सुरक्षित भी महसूस करती है। इसीलिए हमें भी उससे कोई आपत्ति नहीं है। अरे आप लोगों को आपत्ति नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मुझे और बाकी मोहल्ले वालों को तो है ना। तो फिर आप लोग मोहल्ला छोड़कर चले जाओ या फिर अपने पतियों को संभालो, क्योंकि मेरी बेटी ने कोई जुर्म नहीं किया है जो हम उसे डांटे या फिर कोई सजा दे। और खोट हमारी बेटी में बिल्कुल नहीं है, वो तो आप सबके पतियों की गंदी नजरों में है। हमारी बेटी तो अपने उसूलों से ही जिएगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए अब निकलिए यहाँ से। आप लोगों के साथ तहजीब से नहीं बल्कि बदतमीजी से ही पेश आना चाहिए। अरे इतनी भी ढील मत दो अपनी बेटी को, कहीं उसकी गलतियों में उसका साथ देना आप दोनों के लिए किसी दिन भारी ना पड़ जाए। अरे उसकी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों है यहाँ पर। अब चली जाओ यहाँ से। रेशमा अब गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और ये बात जब रुबीना को पता चलती है तभी, थैंक यू सो मच माँ पापा, आप दोनों ने हमेशा मुझे प्यार दिया है। मैं काली हूँ, उसके बाद भी मुझे परी जैसा समझा है और जैसी हूँ वैसे ही रहने दिया। शायद आप दोनों के इतने अच्छे स्वभाव के कारण ही मैं अपने आप पर गर्व महसूस करती हूँ। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है बेटा। अरे आपको नहीं पता माँ, आजकल के जमाने में सभी अपने आप से बहुत दुखी हैं, खुद से नफरत करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो दुनिया वालों की नजरों में बदसूरत दिख रहे हैं। लेकिन हमें दूसरे लोग क्या सोचते हैं ये छोड़कर खुद से प्यार करना चाहिए, तभी जाकर हम जीवन में सफल हो पाएंगे। वाह ललिता, देखो हमारी बेटी कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। फिर एक दिन अचानक से रुबीना की मुलाकात अर्नव नाम के एक लड़के से होती है। हेलो, मैं अर्नव, इस मोहल्ले में नया आया हूँ। तेरी तो ऐसी की तैसी। रुक जा, आज तो मेरी नई चप्पल से सबसे पहले मैं तेरी ही धुलाई करूंगी। आज तो शुभारंभ होकर ही रहेगा। और सुंदर लड़की दिखी नहीं कि बात करना शुरू कर देते हो। रुबीना अपना चप्पल निकाल ही रही होती है कि उतने में अर्नव उसे रोक लेता है। अरे अरे, ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा, मैं उस नजरिए से आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर किस नजरिए से कर रहे हो? आप प्लीज पहले शांत हो जाइए, वरना मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। अच्छा बाबा ठीक है, अब भोको। भोको? अरे मेरा मतलब बोलो, जल्दी बोलो क्या बात है। वो दरअसल मैं इस मोहल्ले में नहीं रहता, दूसरे शहर में रहता हूँ और मेरा ऑफिस और घर वहीं पर है। तो फिर तुम यहाँ मुंह उठाकर क्या कर रहे हो? दरअसल वो। ओफो, तुम्हारी गाड़ी ये दरअसल के आगे चलेगी भी या नहीं? कब से बस दरअसल पे ही अटकी हुई है। अरे मैं ये कह रहा था कि एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने के चलते मुझे अब हमारी कंपनी के इस शहर वाले ब्रांच में रोजाना आना जाना करना होगा और इसीलिए मुझे अब यहाँ पर 1 से 2 महीना रुकना पड़ेगा। और कब से मैं उस चौधरी एजेंट का पता ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा। वो मुझे यहाँ पर किराए का घर दिलाने वाला था। अच्छा, तो ये बात है। तो साफ साफ कहना चाहिए था ना
कि एजेंट का पता ढूंढ रहे हो। खामखा कितना सारा वक्त जाया किया तुमने। माफ करना, लेकिन सब कुछ बताना भी तो जरूरी था ना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन तुम चौधरी एजेंट से किराए पे घर मत लो, क्योंकि वो लोगों को बहुत ठगता है। क्या? हाँ, तुम इस शहर में नए आए हो, इसलिए तुम्हें यहाँ के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं हर किसी की रग रग से वाकिफ हूँ। तो फिर मैं अब यहाँ पर किराए का घर कैसे ढूंढूंगा? लगभग 1 हफ्ते तक मैं होटल में तो नहीं रुक सकता ना, उससे बहुत पैसे वेस्ट हो जाएंगे मेरे। वाई फिकर व्हेन रूबीना इज हियर। मैं 2 दिन में तुम्हें किराए का घर दिला दूंगी। क्या? लेकिन कैसे? तुम एक एजेंट हो क्या? अरे नहीं बाबा, पर मेरे दोस्त है जो लोगों को किराए पे घर दिलाती है, वो भी एकदम किफायती दाम में। तो तुम भी उसी की मदद ले लेना। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हारा नाम? रूबीना। और तुम्हारा? अर्नव। क्या कहा? दानव? अरे दानव नहीं, अर्नव। ओ, अच्छा अच्छा, समझ गई। वो आज मेरे कान में साबुन चला गया ना, इसीलिए थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। रूबीना अब अर्नव को किराए का घर दिलाने में मदद करती है, और इसी के चलते उन दोनों के बीच अच्छा रिश्ता बन जाता है। घर मिलने के बाद अर्नव अपने घर पर वीडियो कॉल करता है। ये देखो माँ, मुझे किराए का घर मिल गया और अब से मैं यहीं पर रहूंगा जब तक प्रोजेक्ट का काम खत्म नहीं हो जाता। अरे वाह बेटा, चलो अच्छी बात है। मुझे इसी बात की चिंता लगी थी। वैसे अब तो इस झंझट से मुक्त हो चुका है, तो मैं तुझसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ बताओ ना माँ, क्या बात है? मैं तेरे लिए लड़कियां ढूंढ रही हूँ, वो भी शादी के लिए। हैं? वे कुछ मत कर। मैं तुझे व्हाट्सएप पर लड़कियों की तस्वीरें भेज रही हूँ। तुझे जो भी लड़की पसंद आएगी वो मुझे बता देना, हम उसी के साथ तेरी बात आगे बढ़ाएंगे। लेकिन माँ, मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ शादी के लिए। प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए। अरे बेअकल लड़के, अभी शादी नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे में करेगा क्या? चुपचाप अपनी माँ का कहा मान और लड़की की फोटो पसंद कर। सारी लड़कियां बेहद सुंदर है, और तुझे तो पता ही है मुझे गोरी ही बहू चाहिए। लड़की पर एक काला दाग भी नहीं होना चाहिए। अब हम सब इतने गोरे चिट्टे हैं, तो तेरी बीवी भी हमारी तरह बराबरी की सुंदर होनी चाहिए। इसीलिए जितना कहा है उतना कर। देखो माँ, मैं अभी काम में हूँ, बाद में देख लूंगा। बाय। अरे लेकिन एक नंबर का नालायक लड़का है ये चाहे कुछ भी बोले। मैं तो इस लड़की की शादी इस साल में तो करके ही रहूंगी। अब बहुत हुआ, इस घर में बहू तो आकर ही रहेगी। ऐसे ही एक रात अर्नव को बहुत तेज भूख लगती है। तभी वो रूबीना को अच्छे रेस्टोरेंट का नाम पूछता है। पिछले 2 घंटों से मैंने रूबीना को मैसेज किया है, लेकिन अभी तक उसने बताया भी नहीं कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है। खैर, अब मुझे ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है मुझे। अर्नव अब तैयार होकर बाहर खाना खाने जा ही रहा होता है कि उतने में दरवाजे पर रूबीना डब्बे लेकर आती है। अरे रूबीना, तुम यहाँ पर? हाँ अर्नव, अब तुम्हें खाना खाने के लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, मैंने तुम्हारा और मेरा खाना लाया है, और ये खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है। क्या बात कर रही हो? तुम्हें खाना बनाना भी आता है? हाँ तो मुझे देखकर कोई नहीं बोलेगा कि मुझे खाना भी बनाना आता है। और यही सच है, मैं तो 14 साल की उम्र से ही खाना बनाती आ रही हूँ, और अब तो मैं सब कुछ बना लेती हूँ। कमाल है, और थैंक यू सो मच यार, मेरे लिए इतना सब करने के लिए। अरे कोई बात नहीं बाबा, चलो इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए जल्दी से बैठकर खा लेते हैं। फिर वो दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं, और अर्नव को रूबीना के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। ऐसे ही उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, और अब रूबीना अक्सर अर्नव के पास ही आया करती है। फिर एक दिन अचानक से कमला उस शहर में किसी काम से आती है,
और वो अर्नव को बिना बताए ही उसके घर चली जाती है। अरे अब कौन हो सकता है? रुको, मैं देख कर आता हूँ। अरे तुम रुक जाओ बाबा, मैं देखती हूँ। फिर जब रुबीना दरवाजा खोलती है तभी कमला रुबीना को अर्नव के घर में देखकर हैरान रह जाती है। अर्नव बेटा, तेरे घर में ये काली लड़की क्या कर रही है? कौन है ये? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सुनीता अपनी बहू पायल के साथ रहती है और उनके घर में 12 घंटों तक काम करने के लिए काम वाली उर्मिला आया करती है। फिर एक दिन, अरे पायल बहू, उर्मिला से कह दे कि मुझे वो कच्चे वेफर्स लाके दे, बड़ी भूख लगी है मुझे। अरे माँ जी, उर्मिला अभी तक आई नहीं है। क्या कहा? वो अभी तक नहीं आई? अरे फोन कर उसे। अरे किया मैंने माँ जी, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही। ये लो, अब तो उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। ये उर्मिला भी ना, सच में आज तो हद हो गई। पूरे 1 घंटा लेट हो चुकी है ये। पिछले कुछ दिनों से तो वो बस लेट पे लेट होती जा रही है। आने दो उसे, आज तो मैं उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। वही तो, अगर आज मुझे लेट हो गया तो बॉस तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं और आज भी मुझे ऑफिस से आते हुए लेट हो जाएगा। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उर्मिला के कारण ही हो रहा है। फिर 10 मिनट बाद उर्मिला वहां पर आ जाती है और दोनों सास बहू उसे खूब डांटते हैं। माफ कर दीजिए दीदी, वो आज रास्ते में बहुत भीड़ थी ना, और साथ ही मेरा फोन भी बंद पड़ गया था। जल्दी जल्दी में मैं चार्जिंग करना ही भूल गई। देखो उर्मिला, आज मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, कल से प्लीज टाइम पे आया करो। आज तो ईशु की छुट्टी है, इसीलिए कोई बात नहीं, वरना उसके स्कूल जाने की तैयारी भी मुझे ही करनी पड़ती। ठीक है दीदी, आप बेफिक्र रहिए, मैं कल से टाइम पे आ जाएगी। अरे बोल बच्चन मत बन, और तुझे आने में देरी होती है तो कल से घर से जल्दी निकला करना तू, तो यहाँ पर भी तो टाइम से पहुंच जाएगी। फिर तो तुझे और हमें परेशानी की कोई बात नहीं होगी। ठीक है आंटी जी, मैं कल से वही करेगी, जल्दी निकलेगी घर से। फिर उर्मिला अपने कामों में लग जाती है और अगले दिन, चलिए माँ जी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। उर्मिला, माँ जी का ध्यान रखना। और हाँ, ईशु को आज हाफ डे है तो वो जल्दी आ जाएगी, तो उसके आने के बाद उसे खाना खिलाकर सुला देना। ठीक है दीदी, मैं कर देगी। अच्छा दीदी, रुकिए ना। क्या हो गया उर्मिला? अरे ऐसे किसी जाते हुए व्यक्ति को रोका नहीं करते। चल, अब टोक लगा ही दी है तो बोल दे, क्या बोलना है तुझे उसको? हाँ उर्मिला, जल्दी बोल दे, क्योंकि मुझे आज कैसे भी करके 10 बजे की लोकल ट्रेन पकड़नी है, वरना आज भी मैं ऑफिस लेट हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है दीदी, वो मुझे 2000 रुपए चाहिए थे। आप चाहो तो मेरी चालू महीने की तनख्वाह में से काट देना, लेकिन प्लीज मुझे दे दो ना दीदी। क्या 2000? अरे क्या बात कर रही है तू? तुझे पिछले हफ्ते ही तो हमने तेरी तनख्वाह दी थी और अब तो फिर से पैसे मांग रही है। सब ठीक तो है ना? हाँ आंटी जी, सब ठीक है, पर मुझे वो पैसे किसी आदमी को देने हैं जो मैंने उससे उधार लिए थे, और अब वो मेरा सिर बहुत खा रहा है। प्लीज दीदी, अगर आपके पास होंगे तो दे दो ना। ठीक है उर्मिला, ये लो पैसे, आज तो मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन आइंदा से मुझसे ऐसे किसी भी दिन पैसे मत मांगना। मेरी भी तनख्वाह होने के बाद ही मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, तो ऐसे बीच महीने में मैं तुम्हें पैसे बार बार कैसे दे सकती हूँ? हाँ दीदी, मैं आपकी बात समझ गई। इन पैसों के लिए धन्यवाद, और ऐसे बीच में ही पैसे मांगने के लिए मैं आपसे माफी चाहती है दीदी। अरे कोई बात नहीं उर्मिला, तुम माफी मत मांगो, बस आइंदा से ध्यान में रखना, ठीक है ना? चलो बाय बाय माँ जी।
फिर पायल ऑफिस के लिए निकल जाती है और शाम होने पर, मम्मा मम्मा, मैं खेलने जाऊं? मेरा होमवर्क भी हो गया है। ओके बेटा, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना और टाइम पे घर आ जाना। ओके मम्मा। फिर ईशिता वहां से चली जाती है। अरे पायल बहू, सुबह उर्मिला का बर्ताव काफी अजीब सा लग रहा था ना? तुझे याद है? उसने एक दिन हमसे कहा था कि उसे किसी से भी उधार लेना बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ माँ जी, याद है मुझे। और अब देख, आज वो क्या कह रही थी कि उसने किसी से पैसे लिए हैं उधार, जो उसको लौटाने के लिए वो हमसे पैसे ले रही है। इसका मतलब वो हमसे झूठ बोल रही थी। छोड़ो ना माँ जी, हमें क्या करना है? वो उसकी निजी जिंदगी है। हमें पैसे आज भी देने थे और कल भी देने थे, लेकिन अब मैंने उसे मना कर दिया है, तो वो आइंदा से ऐसे बीच महीने में हमसे पैसे कभी नहीं मांगेगी। हाँ बहू, ये तूने एकदम सही किया। फिर एक दिन, अरे उर्मिला, तेरे हाथ में ये चोट कैसे लग गई? और तू ऐसे लंगड़ लंगड़ कर क्यों चल रही है? हे भगवान, तुम्हें तो कितनी गहरी चोट आई है उर्मिला, और तुम इस हालत में काम पर आई हो। आराम कर लेती ना घर पे। वो क्या हुआ ना दीदी, मैं मार्केट में चल रही थी और एक बड़े से पत्थर को टकरा कर धड़ाम करके गिर गई। क्या? अरे इतना सब होने के बाद भी तू दांत दिखाकर हंसती जा रही है। अरे डॉक्टर को दिखा के ही आ रही हूँ आंटी, आप फिक्र मत करो। उन्होंने कहा है कि घर पर बैठकर आराम करो, पर घर पे बैठकर तो मैं और ज्यादा बीमार हो जाएगी, इसीलिए मैं काम करने आई हूँ। लेकिन उर्मिला, अरे कोई बात नहीं दीदी, मैं कर लेगी। अगर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है तो आप मेरे लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो? फिर भी उर्मिला, तुम आज ज्यादा काम मत करो। एक काम करो, आज तुम आधा दिन की छुट्टी ले लो और आधे दिन में जितना काम होता है उतना ही करके चली जाना। ठीक है ना? ठीक है दीदी, जैसा आप कहो। फिर उर्मिला 6 घंटे ही काम करती है और उसके बाद वो वापस चली जाती है। फिर रात में खाने के समय पायल और सुनीता ये सारी बातें पायल के पति अरविंद को बताती है। अरे तो फिर आप दोनों ने उसे घर क्यों नहीं भेजा? ऐसी हालत में उसे आधा दिन भी काम नहीं करना चाहिए था। नहीं अरविंद, हमने उर्मिला को घर जाने के लिए कहा था, लेकिन वो हमारी बात मान ही नहीं रही थी। इसीलिए मैंने उससे कहा कि ज्यादा काम मत करो और आधे दिन में ही वापस चली जाना और घर जाकर आराम करो। अच्छा, लेकिन मानना पड़ेगा, इतनी मुश्किल होने के बाद भी वो काम करने आ गई। कभी कभी वो लड़की नाटक तो करती है, लेकिन मन की बहुत अच्छी है। आपका तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता माँ जी। हर किसी के लिए आप कभी कभी अच्छी बातें करती हो, तो कभी कभी कितनी बुरी बातें करती हो। हमारे यहाँ पे ऐसे लोगों को डबल ढोलकी कहते हैं। क्या? इसका मतलब तू मुझे डबल ढोलकी कह रही है? तेरी इतनी हिम्मत बहू! देख अरविंद बेटा, तेरी बीवी मुझसे किस तरीके से बात कर रही है। अरे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं तो मजाक कर रही थी। फिर एक रोज त्योहार के दिन उर्मिला अपने घर से मिठाई बना कर लाती है। क्या स्वादिष्ट मिठाई बनाई है! वाह, मुझे तो मेरे मायके की याद आ गई। शुक्रिया उर्मिला, मिठाई तो तुमने बहुत ही मस्त बनाई है। अरे दीदी, इसमें शुक्रिया कहने वाली क्या बात है? लीजिए और पूरा खत्म कीजिए। वाकई में उर्मिला, बहुत ही कमाल की बनाई है मिठाई। लेकिन तुझे ये मिठाई लाने की क्या जरूरत थी? अरे इसके खुशबू से ही पता चल रहा है कि ये तूने शुद्ध देसी घी में बनाई हुई है। खामखा इतने पैसे क्यों खर्च किए तूने? अरे क्या आंटी जी, आप भी ऐसे बोल के आप मेरे को पराया महसूस करा रही हो। जब आपके घर पे कुछ अच्छा बनता है तो आप भी तो मुझे देती हो ना। वैसे ही आज मेरी चिंकी का मन किया और त्योहार का पावन पर्व भी था, इसीलिए मैंने यह मिठाई बनाई। लेकिन उर्मिला, तुम्हारी चोट तो अभी तक पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है और उसके बाद भी तुम इतना सारा काम कर रही हो।
सच में तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, मैं तो बस अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है जैसे आप निभाती है। हाँ उर्मिला, वो तो तुमने सही कहा। सबके जीवन में अपना अपना संघर्ष और अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है जो सबको निभानी ही पड़ती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक रात जब अरविंद ऑफिस से लौटकर घर की तरफ जा रहा होता है, तभी वो फुटपाथ पर उर्मिला को उदास बैठे देखता है। फिर घर पहुंचने के बाद, क्या कहा? उर्मिला सड़क पर उदास बैठी थी? लेकिन ऐसे क्यों भला? अब वो सब मुझे कैसे पता होगा पायल कि उर्मिला वहां पर उस तरह से उदास क्यों बैठी थी? अब तुम दोनों ही कल सुबह उससे पूछ लेना। अरे कल सुबह क्यों? मैं अभी उसे फोन करके पूछ लेती हूँ ना, मुझे उसकी चिंता हो रही है। ओफो पायल, रात के 11:30 बज चुके हैं और मैंने उसे करीबन 10:15 बजे देखा था और अब तक तो वो घर भी चली गई होगी। बेवजह किसी को भी इतनी रात गए परेशान मत करो। अरे हाँ, मैंने तो समय देखा ही नहीं। ठीक है, मैं उससे कल ही बात करती हूँ। फिर पायल और सुनीता अगली सुबह उर्मिला को पिछली रात के बारे में पूछती है। और तभी, क्या मैं और उदास? अरे हाँ, लगता है दादा ने मेरे को कल बस सावंत नगर वाली रोड के फुटपाथ पर देखा होगा। अरे तभी मैंने अपने फोन पर फिल्म देखी थी जिसे देखकर मुझे बहुत रोना आया। फिर खाना खाकर मैं वॉक करने गई थी, लेकिन वहां फुटपाथ पर बैठकर मैं उस फिल्म के इस बारे में सोच रही थी। क्या? हाँ दीदी, बड़ी अजीब है तू तो उर्मिला, कुछ भी करती है। और नहीं तो क्या उर्मिला, दिन भर के कितने काम होते हैं तुझे, और उसमें भी तुझे फिल्म देखने का टाइम कैसे मिल जाता है? अब क्या करे दीदी, पूरा दिन तो बस दूसरों के लिए ही टाइम देती रहती है मैं, लेकिन कभी कभार खुद के लिए भी टाइम देना चाहिए ना। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। जी दीदी, खैर चल, आज बहुत सारा काम करना है तुझे, एक एक करके मैं तुझे सब बताती हूँ। ठीक है आंटी? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे उर्मिला कुछ छुपा रही है। वो कहती कुछ और है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके मन में कुछ और ही बात दबी हुई है। फिर एक रोज हे भगवान, ये इतना धुआं कहाँ से आ रहा है? क्या जल गया मेरे घर पर? बहू उर्मिला, अरे क्या जल गया रे? फिर सुनीता रसोई की तरफ आती है और देखती है कि धुआं रसोई में से ही आ रहा है। तभी पायल भी वहां पर आती है। ओह नो, ये धुआं तो रसोई में से आ रहा है। कहीं रसोई को आग तो नहीं लग गई ना? फिर वो दोनों देखती है कि सब्जी पूरी तरह से जल चुकी है, लेकिन फिर भी उर्मिला वहीं पर खड़ी है और किसी गहरी सोच में है। अरे बाप रे! उर्मिला, हे उर्मिला। हाँ दीदी, बोलो ना। अरे क्या बोलो, सब्जी देखो पूरी जल गई। क्या? सारी सब्जी जल गई? अरे तुम्हें हो क्या गया है उर्मिला? ध्यान कहाँ पर होता है तुम्हारा? धुआं पूरे घर में फैल गया है और फिर भी तुम यहाँ पर चुपचाप खड़ी हो। अरे ऐसी कौन सी गहरी सोच में पड़ी हो तुम, जो तेरे नाक में ये जलने की बू तक नहीं आई? अरे वो सर्दी के कारण मेरा नाक बंद हो गया है ना, और मैं तो बस कुछ सोच रही थी, इसीलिए मेरा ध्यान ही नहीं गया। अरे पिछले 3 से 4 दिनों से देख रही हूं मैं। कल भी तूने नल खुला ही रख दिया था और घर चली गई। मैं कल बाथरूम में फिसलते फिसलते बची हूँ, और उस दिन भी तूने हलवे में चीनी की जगह पर नमक डालकर पूरे हलवे के स्वाद की बैंड बजा दी थी। माफ कर दीजिए दीदी, वो पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए मैं ऐसा बर्ताव कर रही है। लेकिन मुझसे जो गलतियां हुई है उनके लिए मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगती है, लेकिन आइंदा से मैं ध्यान देकर काम करेगी। अरे हाथ वगैरह मत छोड़ो उर्मिला, हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम हर वक्त चौकन्ना रहकर काम करो, ताकि तुम्हारा और हमारा दोनों के वक्त और बाकी चीजों का नुकसान ना हो। अब देखो,
फिर से तुम्हें पूरी सब्जी बनानी होगी। क्या तुम भी उर्मिला? अरे कोई दिक्कत नहीं दीदी, मैं झट से बना देगी और ऐसी सब्जी बनाएगी कि आप सब चटकारे लेते हुए खाएंगे। फिर उर्मिला सारी सब्जी फिर से बनाती है, लेकिन उर्मिला के अजीब बर्ताव को देखकर सुनीता और पायल काफी परेशान हो जाती है। फिर एक दिन जब पायल का हाफ डे होता है, तभी वो काम से जल्दी घर आ जाती है। अरे उर्मिला, मुझे थोड़ा नींबू पानी बनाकर दो ना, बाहर बहुत गर्मी हो रही है। उर्मिला, सुन रही हो ना मेरी बात? अजीब बात है, ये उर्मिला क्या ईयरफोन लगाकर काम कर रही है क्या? और ये माजी कहाँ पर है? वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। फिर पायल उर्मिला को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। और फिर जब वो अपनी सास के कमरे में जाती है, तब उन्हें बहुत तेज बुखार आया होता है। हे भगवान, माँ जी, आपको तो बहुत तेज बुखार आया है। और ये उर्मिला कहाँ पर है? घर में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। और वो आपको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गई? पता नहीं बहू, उसे एक फोन आ गया और वो चली गई। क्या? फिर पायल उर्मिला को फोन करती है, लेकिन वो उसका कॉल उठाती ही नहीं, जिसके बाद पायल को बहुत गुस्सा आता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शौर्य, आज हमारी शादी की 1 मंथ एनिवर्सरी है और तुम मुझे कहीं बाहर लेकर भी नहीं जा रहे। क्या यार तुम भी? रितिका, मैंने तुम्हें बाहर जाने से कब मना किया है? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मेरी अभी तक सैलरी नहीं आई है, इसीलिए हम 1 हफ्ते बाद जब मेरी सैलरी आ जाएगी तब चले जाएंगे बाहर, और वो भी तुम्हारे पसंदीदा रेस्टोरेंट में। तुम तो रहने ही दो, मुझे तो तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे सुनो तो मेरी बात, रितिका। रितिका वहां से रूठकर चली जाती है और ये सब दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ शौर्य का बड़ा भाई मिहिर सुन लेता है। अरे भैया, आप यहाँ पर? अभी तक दफ्तर नहीं गए क्या? अरे आज मुझे छुट्टी है छोटे, माफ करना, लेकिन मैं तेरे कमरे से गुजर रहा था और तभी मैंने रितिका और तेरी सारी बातें सुन ली। ये ले, ये पैसे रख ले। अरे नहीं भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे मैंने सुना कि तेरी सैलरी अभी तक नहीं आई है, इसीलिए तू ये पैसे ले ले और रितिका के साथ बाहर खाना खाने चले जा। उसे ऐसे उदास मत होने दे। पर भैया छोटे, मैंने कह दिया ना, रख ले इसे। शुक्रिया भैया। फिर वो रितिका के साथ बाहर खाना खाने के लिए चला जाता है। शौर्य को उसके भैया भाभी मिहिर और अमृता बहुत प्यार करते हैं। दोनों देवरानी और जेठानी में भी अच्छी बनती है। ऐसे ही एक दिन, अरे रितिका, तुम सुबह से काम कर रही हो, जाओ जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। अरे नहीं भाभी, मैंने सुबह से बहुत थोड़ा ही काम किया है, उल्टा आपने ही मेरे से ज्यादा काम किया है, तो आप ही जाकर आराम कीजिए, तब तक मैं बचे हुए काम निपटा लेती हूँ। अरे मेरी प्यारी देवरानी, ये सारे काम मैं निपटा लूंगी, तुम बेफिक्र रहो। अब जाओ। पता है भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हो, पर मुझे आपसे बात करके ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी बड़ी बहन से बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन ही तो हूँ। फिर रितिका आराम करने चली जाती है। फिर एक दिन घर में रितिका की सहेली चंचल आती है। ये ले चंचल, तेरे लिए खास गर्मा गर्म चाय और पनीर के पकोड़े, अब इसे खा ले, तब तक मैं कपड़े सुखा देती हूँ। धूप निकली है ना, और आज बारिश आने की संभावना भी कम ही लग रही है। ठीक है रितिका। फिर रितिका कपड़े सुखाकर चंचल के साथ गप्पे लड़ाने लगती है। अरे रितिका, तू अकेली ही सारे काम क्यों कर रही है? और तेरी जेठानी कहाँ पर है? भाभी तो हॉस्पिटल गई है। अरे बाप रे, सब ठीक तो है ना तेरे घर पर? अरे हाँ बाबा, सब ठीक है। वो भाभी की सहेली को बेटी हुई है ना, इसीलिए वो उसे देखने गई है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? लेकिन तू ध्यान रख बाबा,
तुझे देखकर मुझे तो घबराहट ही हो रही है। क्यों भला? ऐसे क्यों बोल रही है तू? क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से बस तू कोई ना कोई काम ही करते जा रही है। पूरे आधे घंटे बाद आई है तू मेरे पास। ये जेठानियां सास से कम नहीं होती, अपनी देवरानियों को ही मुफ्त की नौकरानी बनाकर रख देती है। अरे रहती होगी ऐसी जेठानी, लेकिन मेरी भाभी तो ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो तो उल्टा मुझसे बहुत कम काम करवाती है, लेकिन आज वो बाहर गई है ना, इसीलिए मैं सारे काम कर रही हूँ। और वो तो बहुत दिलदार है। अरे रितिका, इतनी भोली मत बन। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। मेरी चचेरी बहन के साथ भी ऐसे ही हुआ था। उसकी जेठानी ने भी उसके साथ शुरू में काफी अच्छे से बर्ताव किया, लेकिन बाद में अपना असली रूप दिखा ही दिया। एक बार तो सास अच्छी बन सकती है, लेकिन जेठानियां तो बस पूछो ही मत। ऐसा भी होता है क्या? बाप रे, अच्छा हुआ चंचल जो तूने मुझे पहले ही बता दिया, वरना मैं भी अपनी जेठानी की नौकरानी बन जाती। हाँ, वो तो है। वैसे कुछ भी हो, वैसे जरूरत हो तो मुझे तुरंत कॉल करना, लेकिन अपने जेठ जेठानी पर कभी भरोसा मत करना। हाँ चंचल, तूने बिल्कुल सही कहा। अब रितिका चंचल की बातों में आ जाती है और उसी के कारण वो पहले से कम काम करने लगती है। अरे रितिका, रात की रोटियां तो तुम बनाती हो ना, तो फिर अभी तक बनाई क्यों नहीं? 8 बज चुके हैं। थोड़ी ही देर में मिहिर और देवर जी आ जाएंगे। अरे भाभी, आज मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए आप ही बना दीजिए ना रोटियां। अच्छा ठीक है रितिका, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथ में अचानक से यह दर्द कैसे हो गया? लगता है वो नींद में मुड़ गया होगा, इसीलिए। बाप रे, 1 मिनट रुको। फिर अमृता उसके हाथ पर एक बाम लगाती है। अब इस बाम से तुम्हें रातों रात फर्क पड़ जाएगा, देखना तुम। धन्यवाद भाभी। अरे बात बात पर क्या धन्यवाद कहना, पगली कही की। अब तुम जाकर आराम करो, मैं रोटियां बना देती हूँ और रात में हल्दी वाला दूध भी दूंगी तुम्हें, उसे पी लेना। ठीक है भाभी। इतना कहकर अमृता वहां से चली जाती है। ये तो कितनी अच्छी बनती है, लेकिन मैं इन्हें अच्छे से जानती हूँ। इनके मन में बहुत कपट भरा हुआ है। ये बस उस दिन के इंतजार में है जब मैं इनकी नौकरानी बनूंगी। लेकिन भाभी, मैं आपको अपने इस घिनौने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। रितिका अब आराम ही फरमाती है। लेकिन अगले दिन जब अमृता अचानक से उसके कमरे में आती है, तभी वह उसे सूजे हुए हाथ से अपनी अलमारी साफ करते हुए देख लेती है। अरे भाभी, आप यहाँ पर? हाँ रितिका, लेकिन तुम्हारे हाथ में तो सूजन है ना, तो फिर तुम ये अलमारी क्यों साफ कर रही हो? अरे नहीं भाभी, वो दर्द अब कल रात से बहुत कम हो गया है, इसीलिए मैंने सोचा कि लगे हाथ अलमारी ही साफ कर दूं। कपड़े बहुत बिखरे हुए थे ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी रितिका, दर्द कम हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर से अपने हाथ का इस्तेमाल करके कोई काम करो। 2 दिन तक उसे पूरी तरह आराम दो। हाँ भाभी, समझ गई मैं। वैसे मैं यहाँ पर तुम्हें नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। देवर जी और मिहिर तो चले गए हैं दफ्तर, और तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। शुक्रिया भाभी, लेकिन अब मेरी वजह से आपको घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं। अरे नहीं रितिका, उसमें क्या होता है, बस 2 दिन की ही तो बात है। लेकिन तुम अपनी सेहत पर ध्यान दो। फिर रितिका चंचल को ये बात फोन करके बताती है। तभी मैंने तो नाटक ही किया है, अब वो ही 2 दिन तक सारे काम करेगी और मैं मस्त आराम करूंगी। अरे बेवकूफ लड़की, तुझे ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? तू बगैर नाटक किए भी उसके साथ बुरी तरह से पेश आ सकती है, लेकिन उसकी मीठी मीठी बातों में मत आना तू। ठीक है चंचल, तेरी ये बात मैं ध्यान में रखूंगी। फिर 2 दिन बाद भी रितिका पहले से बहुत कम ही काम करती है। भाभी, मैं अपनी सहेली की जन्मदिन के पार्टी में जा रही हूँ। झाड़ू पोछा और आंगन की सफाई आप ही कर देना, ठीक है ना? चलो आती हूँ मैं। अरे पर रितिका उसकी बातों को अनसुना करके वहां से चली जाती है
और अब अमृता को ही घर का सारा काम करना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन। क्या हुआ है अमृता? तुम्हारे चेहरे पर बहुत थकान सी लग रही है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मिहिर, सब ठीक है। वो बस आजकल दिन रात घर के लगभग सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं, इसीलिए मुझे बहुत थकान सी महसूस हो रही है, बाकी कुछ नहीं। अरे अगर घर के सारे काम तुम ही करती हो तो फिर रितिका क्या करती है? 2 दिन तो उसके हाथ में सूजन थी, इसीलिए मैंने ही उसे काम करने से मना किया था, लेकिन उसके बाद से तो वो बहुत ही कम काम करने लगी है। तो फिर तुम्हें उससे इस बारे में कहना चाहिए ना। इस तरह कैसे चलेगा? आखिर वो भी इस घर की बहू है, तुम्हारी देवरानी है वो। अरे जाने दीजिए, अब मैं उससे क्या कहूँ? कुछ बोलूंगी तो वो गुस्सा हो जाएगी, और उसे भी तो ये बात समझनी चाहिए ना। पर अमृता, तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि घर के काम करते करते तुम्हारी हालत खराब ना हो जाए। अरे हम 4 ही तो रहते हैं, थोड़ी ना मुझे 10 लोगों का काम करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, वो अभी नादान है, समझदार बनने पर वो भी घर के सारे काम करने लगेगी। ये सोचकर अमृता रितिका को कुछ भी नहीं बोलती। फिर एक दिन, भाभी, ये ऑर्डर आया है, आपके नाम से है। हाँ रितिका, ये सूटकेस बैग है। वो हमारे पास जो बैग है ना, वो काफी पुरानी हो चुकी है, उसकी सारी चेन भी खराब हो चुकी है, और इसीलिए बार बार मोमबत्ती से घिसना पड़ता है। इसीलिए मैंने ये नया सूटकेस मंगवाया है। अच्छा, लेकिन अचानक से ये बैग क्यों मंगवाई आपने? क्योंकि मिहिर को काफी लंबे समय के बाद ये छुट्टी मिली है, वो भी 1 हफ्ते की। वो कब से ट्राई कर रहा था इस छुट्टी के लिए, लेकिन मिल ही नहीं रही थी, और अब जाकर मिली है। इसीलिए हम दोनों अब घूमने जा रहे हैं। क्या? घूमने? वो भी 1 हफ्ते के लिए? हाँ रितिका। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाभी। फिर रितिका ये बात भी चंचल को बताती है। क्या? वो दोनों घूमने जा रहे हैं? देख लिया रितिका, इतनी चालाक है तेरी जेठानी। इतने लंबे समय से उसने ये प्लान बना कर रखा होगा, लेकिन उसने तुझे नहीं बताया, और अब उसके जाने के बाद सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। हाँ ना चंचल, मुझे भी उसी बात की चिंता सता रही है। अगर घर में वो रहती है तो मुझे किसी काम की कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन उसके जाने के बाद पता नहीं मैं सारे काम कैसे करूंगी। अरे तू चिंता मत कर, और मेरी बात सुन। शौर्य से बोल दे अपने भैया से कुछ पैसे मांगने के लिए, वो भी किसी जरूरी काम के लिए। वो तेरी बात जरूर सुनेगा। हाँ, और उसके बाद तेरा जेठ अपने छोटे भाई को पैसे जरूर दे देगा, और जब वो दोनों घूमने चले जाएंगे तब तू उन पैसों से 1 हफ्ते के लिए कोई नौकरानी रख ले, जो तुझे तेरे सारे काम करके दे देगी। अरे वाह, क्या बात है चंचल, तू तो सच में एकदम शातिर दिमाग वाली है। आज तो मैं मान गई तुझे। फिर रितिका शौर्य को मिहिर से पैसे मांगने के लिए बोल देती है। क्या? नहीं रितिका, भैया मुझे पैसे देते ही रहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं उनसे इस बात का गलत फायदा उठाऊं। ओफो शौर्य, मैं कोई गलत फायदा उठाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मुझे वाकई में पैसों की जरूरत है। मैंने शादी से पहले एक लड़की से पैसे लिए थे, और अब वो मुझसे पैसे मांग रही है, वो भी कल के कल ही। और अगर तुम भैया से पैसे नहीं ले सकते तो तुम्हारे ही पैसे दे दो मुझे। चलो निकालो 10,000 रुपए। अरे नहीं रितिका, मेरी सैलरी के आए हुए पैसे सारे खत्म होने को आए हैं। अब बस थोड़े ही पैसे बचे हुए हैं, और वो पैसे मुझे इस महीने के अंत तक चलाने हैं। अरे हर महीने तुम्हारी सैलरी का ही लोचा रहता है, इसीलिए मैंने तुम्हें भैया से पैसे मांगने के लिए कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा पति किसी काम का नहीं है। देखो शौर्य, मेरा दिमाग खराब मत करो, और जाकर अपने भैया से पैसे मांगो। लेकिन रितिका, अगर तुमने ये नहीं किया ना, तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। रितिका के इस बर्ताव के कारण शौर्य को मिहिर से झूठ बोलकर पैसे मांगने पड़ते हैं, और मिहिर भी फौरन शौर्य को पैसे दे देता है। और फिर जब अमृता और मिहिर घूमने जाते हैं
तभी रितिका नौकरानी से घर के सारे काम करवाती है। अब मुझे आराम मिल रहा है क्योंकि नौकरानी घर का सारा काम कर रही है। लेकिन ध्यान रखना, कहीं मिहिर उसे देख ना ले। अरे फिक्र मत कर यार, इस हफ्ते मिहिर को ऑफिस में ढेर सारा काम है, इसीलिए वो रात में लेट ही आएगा और तब तक मैं इस नौकरानी को भेज भी दूंगी। और अगर उसे पता चल भी गया तब भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि मैंने उसे अपने दबाव में जो रखा है। चलो अच्छा है, लेकिन अगर उसको भी ऑफिस से छुट्टी मिल पाती तो मैं भी उसके साथ चली जाती कहीं घूमने। हाँ ना यार, वो भी है। रितिका और चंचल ऐसी ही बातचीत करते हैं और घूमकर आने के बाद अमृता की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और तभी घर में एक पूजा भी होने वाली होती है। रितिका, कल पूजा है जिसमें बहुत से लोगों का खाना बनाना होगा और तो और आश्रम में भी प्रसाद भेजना होगा और मेरी तबीयत अभी तक ठीक भी नहीं हुई है, तो तुम मेरी प्लीज मदद कर देना कल। माफ करना भाभी, लेकिन मैं अभी अपने मायके जा रही हूँ। वो पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए उन्होंने बुलाया है। मैं आज रात में वहीं पर रहूंगी और कल सीधे दोपहर में पूजा के लिए आ जाऊंगी। अरे बाप रे, ऐसी बात है तो ठीक है रितिका, तुम चली जाओ, मैं जैसे तैसे देख लूंगी यहाँ पर कुछ ना कुछ। शुक्रिया भाभी। इतना कहकर रितिका चंचल के घर चली जाती है और रात भर वो वहीं पर रुकती है। मुझे तो लगा ही था कि पूजा के कामों में वो तुझसे मदद जरूर मांगेगी, इसीलिए मैंने तुझे ये नाटक करने के लिए बोल दिया। अब वो अकेली ही सारे काम करेगी और हम दोनों रात भर मस्त पार्टी करेंगे। हाँ चंचल, वो तो है। फिर अगली सुबह जब अमृता खाना बना रही होती है तभी, हे भगवान, लड्डू में तो घी की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये डब्बा कहीं मिल ही नहीं रहा मुझे। शायद रितिका ने कहीं पर रख दिया होगा, उसे ही फोन करके पूछ लेती हूँ। फिर अमृता रितिका को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल ही नहीं उठाती। इस कारण वो उसकी माँ को कॉल करती है और तभी उसे पता चलता है कि रितिका अपने मायके गई ही नहीं है। क्या? लेकिन अगर वो मायके नहीं गई है तो फिर कहाँ चली गई और उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।